Hello students, our today's topic is a directory rules France. In last video, we have been studied about the topic the reign of terror. In that topic, we have been discussed about the rule of Maximilian Robespierre, कि how that he has ruled in that period. Robespierre का जो रूल पीरियड था that was totally terror. सभी लोगों मतलब यहाँ तक कि उसके लोगों को ही, उसकी पार्टी के लोगों को ही, उसके क्लब के लोगों को भी वो पसंद नहीं आया। इतना उसने टेरर का माहौल क्रिएट कर दिया था। आपको याद ही होगा, हमने बताया था लास्ट वीडियो में। तो जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसी के लोग उसको हटा देते हैं पावर से। तो अब एक प्रकार से गवर्नमेंट एक वैकेंट हो जाती है। मतलब अब गवर्नमेंट में कौन आएगा, अब कैसे कंट्री रन होगी। तो अब एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो है डायरेक्टरी रूल। क्या है? डायरेक्टरी रूल। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जब डायरेक्टरी रूल आती है तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वीडियो हम कंक्लूज़न में भी आएंगे, जिसका कंक्लूज़न ये होगा कि ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती है, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है और ये गवर्नमेंट भी नहीं रन कर पाती है। और फिर लास्ट में राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। लास्ट में क्या होता है? नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, जो कि मिलिट्री जनरल रहता है और लास्ट अपने आप को वो मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में शो करता है, या मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है फ्रांस का, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे डायरेक्टरी रूल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कैसे क्या उसकी पॉलिसीज़ थी। लेट्स सी द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। एज वी नो दैट द फॉल ऑफ द जैकोबिन्स गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जब जैकोबिन्स गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो मिडिल सेक्शन के लोग होते हैं, मिडिल सेक्शन के वेल्दियर लोग, जो रिच पर्सन थे मिडिल क्लास के, क्योंकि जो जैकोबिन्स क्लब था उसमें लोअर क्लास के लोग ज़्यादा थे। तो अब क्या होता है कि जो मिडिल क्लास के वेल्दियर सेक्शन होते हैं वो लोग अपने हाथ में पावर ले लेते हैं। अब उनके हाथ में पावर आ जाती है। उनके हाथ में पावर आने पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड न्यू लॉज वर ऑल्सो अप्लाइड। और कुछ नए कानून बनाए जाते हैं विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उस नए कानून में ये लिखा जाता है कि जो कंट्री के नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, दे विल बी डिनाइड टू गिव वोट। मतलब वो लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन होगा सोसाइटी का जो प्रॉपर्टी सेक्शन होगा, ओनली दे विल बी अलाउड टू इलेक्ट देयर हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो लोग कंट्री के हेड को इलेक्ट करेंगे या लेजिस्लेचर बनाएंगे। मतलब वोट देने का राइट उनके पास होगा जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? नाउ दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। अब वो जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जिन लोगों ने लेजिस्लेचर बनाया, मिडिल क्लास के जो पावर वेल्दियर सेक्शन के लोग, अब उस लेजिस्लेटिव ने क्या किया, एक डायरेक्टरी फ्रेम करती है, एक एग्जीक्यूटिव बनाती है। जैसे कि आप गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, आपने अभी स्टार्टिंग में इस चैप्टर में अभी आपको हमने बताया, जब नेशनल असेंबली बनी थी, एक्टिव पैसिव सिटीजन का जब रोल हुआ था, तो उस समय एक्सक्यूज़ मी क्या होता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाई जाती है, याद है? तो वही यहाँ पर भी होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। तो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी में कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 5 ही मेंबर क्यों होते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में, ये क्वेश्चन की बात है। एग्जैक्टली तो 5 मेंबर इसलिए क्योंकि अभी तक जो पहले गवर्नमेंट थी किसकी? जैकोबिन्स की। तो वहाँ पर किसी एक व्यक्ति के पास पावर थी। कितने? एक। कौन था वो? मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। एक व्यक्ति के हाथ में पावर होने से क्या होता है? वो अपने मन की करता है, जो मन हुआ वो रूल लगा दिया, जैसा मन चाहा वैसा किया। तो पूरा आतंक का माहौल उसने क्रिएट ही कर दिया था। तो ऐसा अभी हुआ था हाल में, इसलिए इन लोगों ने एक नई डायरेक्टरी बनाई। उस डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स रखे? 5, जिससे कि पावर डिवाइड रहे। क्लियर? इसलिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी बनाई गई, जिसमें 5 मेंबर रहेंगे। क्लियर? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी का मतलब समझ में आया कि 5 मेंबर की
जो बॉडी होगी वो होगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी। ओके, एक्सक्यूज मी। नाउ दीज ऑल केम इन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये एक प्रकार की गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जिसमें 5 मेंबर होंगे जो कि क्या कहलाएंगे, डायरेक्टरी। क्या कहलाएगी, डायरेक्टरी। जो एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स की होगी उसे डायरेक्टरी कहेंगे। क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। डायरेक्टरी ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चूजन बाय इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल रूल्स फ्रांस इन 1794। कब ये इलेक्टिव होती है, डायरेक्टरी ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चूजन बाय इलेक्टेड लेजिस्लेटिव। जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव होता है, जो वेल्दियर सेक्शन, मिडिल क्लास का एल्दियर सेक्शन जो होता है, प्रॉपर्टी सेक्शन होता है, वो लेजिस्लेटिव फॉर्म करता है। लेजिस्लेटिव के लोग क्या करते हैं, मेंबर्स एक डायरेक्टरी फॉर्म करते हैं जिसमें मेंबर होते हैं 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर। क्लियर, जो रूल को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है, डायरेक्टरी क्लासेस विथ लेजिस्लेचर काउंसिल लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये डायरेक्टरी और ये लेजिस्लेटिव में हमेशा आपस में विवाद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। कैसे झगड़े, जैसे लेजिस्लेटिव जो काम करवाना चाहता है डायरेक्टरी को पसंद नहीं आता, एग्जीक्यूटिव को वो नहीं करना चाहते, तो इनके बीच में आपस में एक तालमेल सही से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो वो बार बार एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को चेंज करते रहते हैं, जो दूसरा लाते हैं उससे काम करवाना चाहते हैं तो वो नहीं करना चाहता है। तो इस वजह से एक प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब ज़्यादा दिनों तक गवर्नमेंट सही से एक प्रकार से एक रूल नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जो फ्रांस का मिलिट्री जनरल रहता है, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, वो ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ का अपने आप को डिक्टेटर बना देता है। कब, इन 1804, द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 1804। वो अपने आप को वहाँ का 1804 इसलिए क्योंकि इस समय उसने बहुत सारे ऐसे काम किए, अपने पूरे तरीके से पावर में आ गया होता है ये। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो डायरेक्टरी रूल भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। किस वजह से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपस में तालमेल ना होने की वजह से। नाउ यू गॉट इट। तो यहाँ से ये टॉपिक्स, इस टॉपिक से इस चैप्टर की एक प्रकार से जो स्टोरी पार्ट है वो समाप्त होता है। नेपोलियन के राइज के बाद जो स्टोरी पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। आगे का जो टॉपिक है अभी हम उसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि कैसे वुमेन का रोल रहा रिवॉल्यूशन में, स्लेव्स कैसे एबॉलिश किए गए, ठीक है, उनको कैसे अंत हुआ स्लेव्स का, कैसे वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन को क्या राइट थे, बहुत सारी चीज़ें आगे हम ये पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारा स्टोरी का पार्ट है वो यही इस टॉपिक से एंड होता है, मतलब जितना हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है, ठीक है। आप ठीक एक प्रकार चलिए अभी हम टाइम लाइन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रांस की टाइम लाइन, आप लोग अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इस चैप्टर को हम लोग। क्या हुआ, लुइस 16 बिकम किंग ऑफ फ्रांस व्हेन इन 1774। 1774 में लुइस 16 वहाँ का राजा बनता है। अब जब राजा तो बन जाता है लेकिन उस समय वहाँ की ट्रेजरी खाली रहती है, खजाना खाली रहता है। आपको याद होगा हमने बताया था, खजाना खाली रहने का कारण भी आपको बताया था कि वो कई सालों से ब्रिटेन से, अमेरिका को आज़ादी दिलाने के लिए उसने ब्रिटेन से फ़ाइट किया, मतलब ब्रिटिशर से। तो बहुत सारे वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण उसका जो ट्रेजरी था वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वो ट्रेजरी को फुलफ़िल करने के लिए टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं। तो टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं तो एक भाई ऑलरेडी आपको बताए थे कि उस समय 3 स्टेट्स में डिवाइड था फ्रांस, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो टैक्स पे नहीं करते थे, थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे केवल। और अगर आप और टैक्स बढ़ा देंगे तो ऑलरेडी उनके ऊपर बर्डन है और भी बर्डन हो जाएगा। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई सब्सिस्टेंस क्राइसिस की। याद है आपको, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है लोग भूखों मरने लगे, मतलब अपने खाने तक का उनके पास नहीं रह गया। तो फिर क्या होता है कि आपको याद होगा शुरुआत ही इसी से हुई थी कि लोग इतने भड़क गए थे, मतलब एक प्रकार से उनका जो एजिटेशन, मतलब जो गुस्सा था वो एक प्रकार से एंगर था, वो निकल कर बाहर आया और बैस्टाइल पे अटैक किया उन लोगों ने। तो ऐसी सिचुएशन एक प्रकार से सिटी में, कंट्री साइड में, हर जगह बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई थी, लोग रिवॉल्ट करने लगे थे। तब ऐसी सिचुएशन में 1789 को
द थर्ड स्टेट फॉर्म अ नेशनल असेंबली। आपको याद होगा स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग क्यों बुलाई जाती है? क्योंकि उस समय कंट्री में और कंट्री साइड में विलेज की तरफ भी बहुत सारे रिवॉल्ट हो रहे होते हैं, कंट्री की सिचुएशन बहुत हालात ख़राब रहते हैं, तो तीनों स्टेट की मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें कि थर्ड स्टेट के 600 मेंबर जाते हैं। लेकिन इनकी बात नहीं मानी जाती, इनकी मांग पूरी नहीं होती है, इस वजह से ये लोग मीटिंग को डिनाई कर देते हैं और फिर जाकर के डेनिस कोर्ट में ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं और फिर वहीं से एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है। याद आया? नेशनल असेंबली जब फॉर्म हो जाती है, अब नेशनल असेंबली फॉर्म कैसे होती है? शपथ लेते हैं कि हम जब तक नया संविधान नहीं बना देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उसी समय जो थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास के लोग जो रहते हैं, जो थोड़ा सा एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो उन लोगों को ये सब बातें समझ में आती है। कुछ इसमें सबसे बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहता है फिलोसफर्स का। आपको याद होगा उन 3 फिलोसफर के नाम आपको मैंने बताया था। चलिए ये हम क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे। तो वो फिलोसफर्स का रोल जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं। क्लियर? फिर उस समय नेशनल असेंबली बनती है। इन 1791 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। 1791 में राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का मतलब लोगों के राइट्स के बारे में बात होती है, नेशनल असेंबली के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है। 1792 फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। मोनार्की को एबॉलिश करके फ्रांस एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। रिपब्लिक का मतलब समझते ही होंगे, वेयर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, दैट इज़ अ रिपब्लिक। इन 1793 लुई 16 एग्जीक्यूटेड। क्यों लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है? क्योंकि जब भाई जो किंग था, जब नेशनल असेंबली बन जाती है, एक नया संविधान बन जाता है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है, तो क्या होता है कि जो लुइस रहता है वो एक सीक्रेटली नेगोशिएशन करता है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कि हम नेशनल असेंबली को कैसे समाप्त करें। ये बात नेशनल असेंबली को पता चल जाती है और नेशनल असेंबली पहले से ही वॉर डिक्लेयर कर देती है नेबरिंग कंट्री, जो ऑस्ट्रिया वगैरह जो भी थी, आपको याद होगा। तो उसके वॉर डिक्लेयर करने से क्या हो जाता है, लुई 16 को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि वॉर में नेशनल असेंबली, भाई इस समय कंट्री के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लोअर सेक्शन से लेकर के मिडिल थर्ड स्टेट के सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी समय मार्शलिस गाना भी गाया जाता है, जो कि वो नेशनल एंथम भी बन गया वहाँ का। याद है आपको? मार्शलिस गाते हुए लोग वॉर में जाते हैं, ठीक है। और एक्सक्यूज़ मी, फिर लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसकी वाइफ मैरी एंटोनेटी, उसको भी उसी के साथ ऐसा सेम होता है। अब इसके बाद जब होता है, तो जब ऐसा हो रहा होता है उस समय, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हो जाते हैं, कई सारे पॉलिटिकल क्लब बन जाते हैं। तो कई सारे पॉलिटिकल क्लब में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लब आता है जो कि क्या रहता है, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिसका हेड था मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर का जब रूल होता है तो उसी रूल को बोला गया है द रेन ऑफ टेरर, 1793 टू 1794, इसी को बोला गया रेन ऑफ टेरर। लास्ट वीडियो यही था, हम लोगों ने पढ़ा था। रेन ऑफ टेरर में क्या होता है कि ये भी इसमें सारे लोअर सेक्शन के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया। इक्वलिटी लाने के चक्कर में बहुत सारे कुछ ऐसे काम कर दिया कि जो उसके लोगों को भी नहीं पसंद आए। एक टेरर का माहौल क्रिएट कर दिया उसने, ज़बरदस्ती वो कुछ चीज़ें लोगों पर एक प्रकार से थोपने लगा, ठीक है। इन 1794 डायरेक्टरी रूल फ्रांस, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे कि डायरेक्टरी रूल कैसे आया। डायरेक्टरी रूल भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपस में तालमेल ना होने की वजह से। अब इसके बाद आ जाता है नेपोलियन। नेपोलियन बिकम द रूलर ऑफ फ्रांस एज ए डिक्टेटर, ये डिक्लेयर। क्लियर? यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब आगे के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे फ्रांस में वुमेन का रोल रहा, वुमेन ने कैसे क्या पार्टिसिपेट किया, और स्लेव्स जो थे उनके साथ क्या हुआ, उनको कैसे स्लेवरी एबॉलिश की गई। बहुत सारी चीज़ें आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, बट स्टोरी वाला जो पार्ट है हमारा इस चैप्टर से, वो अब यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वुमेन का कैसे रोल रहा, कैसे उन्होंने रिवोल्यूशन में पार्ट लिया। क्लियर? थैंक यू।